नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे कोलकाता के बीचों बीच चलेंगे। वहाँ एक ऐसी इमारत खड़ी है जो सिर्फ ईंट पत्थर का कोई बेजान ढांचा नहीं है, बल्कि पिछले 150 सालों के इतिहास की एक खामोश गवाह है। जरा सोचिए, एक ऐसा ढांचा जो एक सदी से भी ज्यादा समय से वहीं खड़ा है, जिसने खुद को बदलते देखा है और साम्राज्यों को आते जाते देखा है। आज हम कोलकाता के इसी प्रतिष्ठित न्यू मार्केट की बात करने वाले हैं, जो महज एक खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जीता जागता स्मारक है। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत सच में काफी दिलचस्प और थोड़ी कड़वी भी है। बात है 1850 के दशक के कलकत्ता की। उस समय ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का दबदबा था और समाज में एक बहुत ही साफ लकीर खींची हुई थी। दरअसल उस समय के जो ब्रिटिश निवासी थे, उन्हें स्थानीय बाजारों की भीड़भाड़ में आम भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी वजह से 1871 आते आते कलकत्ता कॉरपोरेशन ने एक ऐसे बाजार का प्लान बनाया जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश निवासियों के लिए ही रिजर्व्ड हो। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, एक विक्टोरियन गॉथिक जन्म। अंग्रेजों की इस खास मांग को पूरा करने के लिए जाहिर है एक भव्य ढांचे की जरूरत तो थी ही। उन्होंने तय किया कि पुरानी लिंजे स्ट्रीट के फेनविक बाजार को हटाकर एक ऐसा शानदार गॉथिक डिजाइन तैयार किया जाए जो ब्रिटिश पावर को दिखाए। और आप सच में हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इसके आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्केल बेने को इस बेहतरीन डिजाइन के लिए उस समय पूरे 1000 रुपए का भारी भरकम नकद इनाम मिला था। मतलब 1870 के दशक में 1000 रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। इसके बाद 1873 में मैकिन्टॉश बर्न कंपनी ने इसका निर्माण शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, समय की वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बना और आगे बढ़ा। आपको पता है, कोई भी स्मारक एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता। 1874 में ये भव्य आर्केड भारी धूमधाम के साथ जनता के लिए खोला गया। फिर 1903 आया, जब इसका नाम बदलकर सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट रख दिया गया। हालांकि लोग इसे प्यार से न्यू मार्केट ही बुलाते रहे। इसके बाद 1909 में इसका उत्तरी हिस्सा बढ़ाया गया और हाँ, 1930 के दशक में तो इसकी सबसे बड़ी पहचान स्थापित हुई। हडर्सफील्ड से मंगवाया गया वो विशाल क्लॉक टावर, जिसकी सुरीली धुन आज भी आपको न्यू मार्केट के ऊपर गूंजती हुई सुनाई दे जाएगी। अब देखते हैं भाग 3, एक जीवंत सार्वजनिक केंद्र। अब देखिए समय के साथ चीजें कैसे बिल्कुल बदल जाती हैं। जो जगह कभी सिर्फ ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग के लिए एक्सक्लूसिव हुआ करती थी, आज वो 2000 से ज्यादा स्टॉल्स वाली एक बेहद जीवंत भूल भुलैया बन चुकी है। मतलब आज के इस एयर कंडीशन्ड मॉल्स वाले दौर में भी आपको यहाँ पहिए वाले सूटकेस से लेकर दुनिया भर के विदेशी फूलों तक हर चीज मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज हर वर्ग का इंसान यहाँ आता है, सौदाबाजी करता है। ये अब हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा बन चुका है जहाँ हर किसी का खुले दिल से स्वागत है। भाग 4, ऐतिहासिक बेकरी और स्वादिष्ट व्यंजन। अब अगर आप न्यू मार्केट जाएं और वहां की खुशबू का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। यहाँ की वास्तुकला ही नहीं, हवाओं में तैरती खुशबू भी ऐतिहासिक है। पुरानी बेकरीज से आने वाली ताज़ी बेक की गई ब्रेड की महक आपको सीधे पुराने दौर में ले जाती है। इनमें सबसे मशहूर है 1902 में शुरू हुई नाहोम एंड सन्स। जरा सोचिए, एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी इन्होंने अपनी वो असली महोगनी लकड़ी की अलमारियां और खूबसूरत संगमरमर के काउंटर्स बिल्कुल वैसे ही सहेज कर रखे हैं। इस बाजार ने सचमुच पिछले 100 सालों में लाखों ग्राहकों को इस एक बेकरी की तरफ खिंचे चले आते देखा है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है जब आप इनके खास आइटम्स देखते हैं। इनके रिच फ्रूट केक, ब्राउनीज, मार्जिपन और मैकरून, इन्होंने सच में पीढ़ियों से लोगों का दिल जीता है। हालांकि मार्केट में और भी कई दुकानें हैं जो कड़ी टक्कर देती हैं, लेकिन सच कहूं तो न्यू मार्केट आने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नाहोम के इस जादू से अछूता रहा हो। ये दशकों पुरानी एक ऐसी परंपरा है जो आज भी बदस्तूर जारी है। भाग 5 पर आते हैं, दुर्लभ स्थानीय चीज। मिठाइयों से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये बाजार एक और गहरा राज छुपाए हुए है। यहाँ कुछ ऐसी स्थानीय चीज या पनीर मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहली है उत्तर बंगाल से आने वाली कालिम्पोंग चीज, जिसे अक्सर सलाद में चूरा करके या फिर एकदम कच्चा ही खाया जाता है। और दूसरी है बेंडेल चीज, जिसका इतिहास तो पूर्वी भारत के पुराने पुर्तगाली उपनिवेशों से जुड़ा हुआ है। ये बिना पकी हुई काफी नमकीन चीज होती है जिसे आप बहुत लंबे समय तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं।
अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस बेंडिल चीज को बनाने का पारंपरिक तरीका। सबसे पहले गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, जिसे खास छेद वाले बर्तनों में रखा जाता है। कमाल की बात यह है कि इसे पकाया नहीं जाता, बल्कि ढेर सारे नमक के साथ तैयार किया जाता है। फिर मार्केट में ग्राहकों को ये दो तरह से दी जाती है, या तो बिल्कुल सादी सफेद या फिर धुएं पर सिकी हुई यानी स्मोक्ड, जो दिखने में भूरी होती है ना एकदम अनोखा प्रोसेस। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, भाग 6, आग और बाढ़ से बचाव। न्यू मार्केट का ये सफर सिर्फ स्वादिष्ट खाने या खरीदारी तक ही सीमित नहीं रहा है। इस इमारत ने कुछ बेहद भयानक और मुश्किल दौर भी देखे हैं। दिसंबर 1985 की वो भीषण आग, फिर जुलाई 2011 और मई 2015 की वो विनाशकारी आग जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इतना ही नहीं, सालों से कई भयंकर बाढ़ का भी इसने सीधा सामना किया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी भयंकर तबाही के बावजूद न्यू मार्केट हर बार अपनी ही राख से उठकर फिर से पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि 1874 के उस बेहद एक्सक्लूसिव कॉलोनियल आर्केड से लेकर आज के इस 2000 स्टॉलों वाले सबके लिए खुले बाजार तक का ये सफ़र वाकई में असाधारण है। ये महज कोई ईंट गारे की इमारत नहीं है, बल्कि ये कलकत्ता के कभी न हार मानने वाले धीरज, उसके बदलाव और उसकी समावेशी आत्मा का सबसे जीता जागता प्रतीक है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस तेजी से भागते और नए चमकते मॉल्स वाले दौर में न्यू मार्केट जैसे ऐतिहासिक स्थान आधुनिकीकरण की इस अराजकता को कैसे अपना लेते हैं, वो भी अपनी मूल आत्मा को बिना खोए। आग, बाढ़ और बदलते वक्त की निरंतर मार सहकर भी ये अपनी जड़ों से कैसे इतने मजबूती से जुड़े रहते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शायद यही वो सवाल और उसका जवाब है जो इसे एक आम बाजार से ऊपर उठाकर कोलकाता का असली और जीवंत स्मारक बनाता है।